वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन जो है हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर्स का सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आंसर्स है इसका अगर PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप लोग हमारा चैनल है लर्नर बी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम एक ऐप है, शायद आप लोगों को पता होगा। वो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा चैनल है लर्नर बी के नाम से। लर्नर बी पे फिर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस वगैरह सब मिल जाएंगे वहाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो लर्नर बी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो जितने भी मॉडल्स गिवन है इस चैप्टर में उनको कंपेयर करना है। तो रदरफोर्ड मॉडल है, एक बोर्स मॉडल है ना। तो ये सारे के सारे जो थॉमसन का मॉडल है, एक तो है थॉमसन्स मॉडल, एक है रदरफोर्ड मॉडल और एक है बोर का मॉडल। इन सबको हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्या है, थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो थोड़ा सा ना देखिए, सॉरी एक शब्द आ गया है इसमें। तो थॉमसन्स मॉडल जो है वो ये कहता है कि एटम जो है ना उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो थॉमसन का मॉडल कहता है कि जो एटम है वो पॉजिटिव है, पूरा का पूरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में इसमें कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत था, ये हमने देख लिया है। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। रदरफोर्ड का मॉडल कहता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज particles concentrated at the center known as nucleus. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. The electron revolve around the nucleus well defined orbit. तो देखिए इसका क्या मतलब है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि एक ना क्या है, एटम है, उस एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ना वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके बाहर जो है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये हम लोग इससे पहले के सॉरी वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था उसमें भी देख चुके हैं, और जब चैप्टर समझाया था तब भी देख चुके हैं। तो ये है रदरफोर्ड मॉडल। बोर क्या कहता है, बोर कहता है कि देयर आर ओनली certain orbits known as discrete orbits inside the atom which electrons revolve around the nucleus. Electrons do not radiate energy. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रेडिएट नहीं करते हैं एनर्जी को। तो बोर क्या कहता है कि जो एटम्स है ना वो इस तरीके से हैं, जैसे कि ये एटम है, इसके ना बहुत सारे लेवल्स हैं। तो ये जो एटम है ना इन अलग अलग लेवल्स में घूम रहा होता है, और जब एटम घूम रहा होता है ना तो कोई भी एनर्जी को ये रेडिएट नहीं करता है। तो बस यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो रूल्स बताने हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या रूल है। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। तो हम लोगों ने बोर मॉडल ऑफ एटम है ना उसमें बताते हैं, वो बिल्कुल सही है कि काफ़ी सारे शेल्स होते हैं, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो बताना है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए, तो रूल फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के क्या क्या रूल्स हैं। तो देखिए, द मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये ऐसे है 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में जो रह सकते हैं उसका फॉर्मूला है बताने का हमारा 2n²। ठीक है, 2n2 हो गया, स्क्वायर नहीं लगा था। तो 2n² हमारा फॉर्मूला है जो बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में रह सकते हैं। n इज़ द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल। तो देखिए क्या है इसका मतलब, ऐसे करके समझिए। यहाँ पर देखिए 2n² फॉर्मूला है ना, n का मतलब है कि कौन सा है, जैसे कि एक ही वाला है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है बीच वाला, फिर इसके बाद ये ऑर्बिट्स है। तो ये वाली एक ऑर्बिट है, n=1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पे n=2 है, फिर ये तीसरा आ गया तो n=3 है। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, तो ये हम लोग का इस फॉर्मूला से बताएंगे। देखिए 2n², तो 2 × n की जगह क्या आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो पहले वाला जो लेवल है k लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे। l, अब l आता है,
एल लेवल 2n², एल में n क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 8 आ सकते हैं सेकेंड शेल में। तो इस तरीके से होता है, मतलब 2n का स्क्वायर आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है 2n², n क्या है नंबर ऑफ शेल्स, तो k होता है, l होता है, m होता है, n होता है, k का नंबर होता है 1, l का होता है 2, m का होता है 3, n का होता है 4, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे और नंबर ऑफ शेल्स, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हम लोग इस तरीके से निकालते जाते हैं। तो यही बताया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², इसको ये लिख लीजिए 2n², n क्या है ऑर्बिट नंबर है या फिर एनर्जी लेवल है, और n 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट, किस तरीके से निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे करके लिखिए, मैंने आपको अभी बताया है 2n² इज इक्वल्स टू 2 इंटू, है ना, फिर n की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ऐसे करके आ जाएगा। n की जगह 2 है तो n की जगह अगर 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो L शेल में ये K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और L में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली फॉर सेकंड ऑर्बिट का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ना देखिए पावर नहीं लग पाई थी, तो ये ना ये पावर है जो साइड में ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये पावर है, मतलब ये है 2n का स्क्वायर, मैंने जो भी करके दिखाया। थर्ड ऑर्बिट के लिए ऐसा हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑर्बिट के लिए हो जाएगा 2n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो m शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। आ रहा है ना आप लोगों को समझ, देखिए 2n का स्क्वायर आपको लगाना है, n की जगह पहले में 1 रखें, फिर सेकंड बाई 2, थर्ड टाइम 3, इस तरीके से आप ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं और इसी तरीके से चलता जाता है। और आउटर मोस्ट जो शेल होता है ना, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक शेल है, देखिए पूरा का पूरा एटम है, एटम की जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होगी ना उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। मतलब ये जो एटम है इसकी जो बाहर वाली शेल है ना सबसे, उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ये एक है रूल। फिर थर्ड है शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेप वाइज मैनर, मतलब स्टेप वाइज मैनर होंगी। आउटर मोस्ट शेल इज नॉट ऑक्यूपाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स अनलेस द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारा एटम है और ये न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद K आता है, फिर इसके बाद L आता है, फिर इसके बाद M आता है। तो जब तक अंदर वाले में फिल नहीं हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तब तक वो बाहर वाले में फिल नहीं हो सकते हैं। मतलब बाहर वाले में फिल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अंदर वाला फिल हो। देखिए आगे मैं भी क्वेश्चंस करवाऊँगी ना, सपोज़ करिए जैसे कि एटॉमिक नंबर किसी का 8 है, तो 8 को आप कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आप लोग भर देंगे 2, क्योंकि अंदर वाले में कितने आ सकते हैं, अंदर वाले में 2 आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी चीज़ में 2 भरेंगे, फिर 2 और इसको कैसे भरेंगे, फिर उसके बाद 6, क्योंकि अंदर आपने यहाँ पर 2 भर दिया, या अंदर वाला न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 8 नहीं भर सकते क्योंकि अंदर वाला पहले आपको भरना ज़रूरी है। तो अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो 2 6 के फॉर्म में लिखा जाएगा। इस तरीके से फिलिंग होती है। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने तब भी समझाया था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकन एंड ऑक्सीजन। तो सिलिकन एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को वैलेंसी को डिफाइन करना है। तो सिंपल सा है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो वैलेंसी क्या होती है कि भाई वो कितना दूसरे से कंबाइन कर सकता है। अभी देखते हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। इफ द नंबर ऑफ valence electron of the atom of an element is less than or equal to 4, then the valency of that element is equal to number of valence electrons. अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ सिलिकन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सिलिकन का एटम है ना उसके देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो शेल है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि कोई भी एटम जो होता है, यहाँ पर देखिए कोई सा भी एटम है,
सपोज करिए ये है, उसका ये वाला न्यूक्लियस है, इसके बाद ये वाला केल शेल है, फिर उसके बाद ये एल शेल है, फिर ये एम शेल है। कोई भी एटम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे शेल्स होते हैं, तो जब तक सबसे अंदर वाला शेल नहीं भरेगा ना, फिर उसके बाहर वाला भरता है, फिर उसके बाहर वाला भरता है। वैलेंसी होती है जो सबसे बाहर वाली शेल होती है ना, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। सपोज करिए ये m तक भरा हुआ है और m में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। जो जितने बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो उसकी वैलेंसी होती है। तो ये हो गई वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितने लूज कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर सकता है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, जब भी 4 से कम होगी ना वैलेंसी, 4 या 4 से कम होगी, 4 पे तो भाई वो कंबाइन करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा। अगर 4 से कम होगी, 3 होगी ना, तो 3 में वो ना लूज कर देगा एटम, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए या तो उसको बाहर मतलब 8 बनाना होता है या तो 2 बनाना होता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को लूज करना आसान है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में हमें 8 चाहिए, तो 8 से 3 कितना दूर है, 5 दूर है ना, तो 5 गेन करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 3 लूज करना। तो जब भी 4 से छोटा होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, किसी दूसरे से जुड़ जाएगा। लूज कर देगा, क्या कर देगा, क्योंकि एटम अकेला नहीं रहता है, वो 2 की फॉर्म में रहता है, तो किसी दूसरे के साथ वो जाकर के जुड़ जाएगा, अपना एटम उसको दे देगा, सॉरी एटम नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। थोड़ा सा टफ है बट धीरे धीरे करके आने लगेगा समझ। चैप्टर भी पढ़ा होगा आपने अच्छे से, तो और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर इससे पहले के वीडियोस में जो समझाया है और अब भी सबको कंबाइन करके देखेंगे ना, तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं लाइव क्लास ले लूँगी आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो इसमें यही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 4, देन द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होता है कि अगर 4 या फिर 4 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो वैलेंसी वही हो जाती है, मतलब या तो 4 हो या तो 4 से कम हो, तो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। बट जैसे कि सिलिकॉन के लिए फॉर एग्जाम्पल, द एटम ऑफ सिलिकॉन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सिलिकॉन की 4 हो जाएगी। दूसरी तरफ इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ ग्रेटर दैन 4, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाली शेल में 4 से ज़्यादा हैं, देन द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आप लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आएगा आंसर 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है क्या, 2, ठीक है। तो वैलेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की आप निकालते हैं कैसे, अगर वो 4 से कम है, 4 से कम है सिंपली मतलब 1, 2, 3 या 4 है तो उसकी वही वैलेंसी हो जाएगी। बट अगर 4 से बड़ी है, सपोज करिए यहाँ पर 6 है, तो 6 है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको 6 को 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की 2। आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, तो देखिए सिंपल सा समझना है कि अगर आपको बोल रखा है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4। अगर आप लोगों को बोल रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि 4 से बड़ा, जब भी 4 से बड़ा होगा तो आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को 8 से माइनस कर देंगे, तो वैलेंसी आ जाएगी 3। अगर 4 तक है, 1, 2, 3, 4 है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन, तो वही वैलेंसी है। बट अगर 4 से बड़े हैं, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, 8 है तो फिर 8 ही हो जाएगी, 5, 6, 7 है तो 8 में से आप लोगों ने माइनस कर देना है। तो बस ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार और 2 यूज बताने आइसोटोप्स के। तो एटॉमिक नंबर देखिए सिंपल सा है, कुछ है नहीं, डेफिनेशन ही तो है। तो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यही हो गई, खत्म हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद एग्जाम्पल है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के एटम में, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है ऐसा करके होता है, उसका एक एटम होता है, उस एटम में भाई जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना उनको काउंट कर लो, एटॉमिक नंबर निकल गया। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में,
बस वही होता है एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन है 7 प्रोटॉन्स इन इट्स एटम, दस द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो भाई किसी जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही बस उसका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मास नंबर क्या होता है, तो देखिए द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ बोरॉन हैज़ 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो बोरॉन का मास नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मास नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों से एटॉमिक नंबर निकालने को कहा जाए तो आप लोगों को कितने प्रोटॉन्स हैं अगर पता है तो आप लोग एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को मास नंबर निकालने को बोला जाए तो आपको प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होंगे, उन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपके पास मास नंबर निकल आएगा। अब आता है आइसोटोप। तो आइसोटोप एंड द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इज 100 माइनस दिस। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए आइसोटोप्स एंड द आइसोबार्स गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो हमें ये बताना है ये आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक, यहाँ पे देखिए आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली आपको याद रखना है आइसोटॉप मतलब जिनका टॉप क्या हो, अलग हो। टॉप अलग है, मतलब सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि ये देखिए ये एग्जाम्पल है इसका, क्या है, टॉप अलग है सबका, 1 2 3 है ना, और सारे के सारे एच है। तो आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब है वो सेम ही है, क्योंकि देखिए एच एच है मतलब सारे के सारे सेम ही एलिमेंट हैं, एक ही एटम के एलिमेंट है। इनका मास नंबर तो अलग होता है बट इनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो सेम होता है। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर तो 1 होगा बट ऊपर देखिए सबका मास नंबर जो है वो अलग अलग है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। ये हो गया। अब आइसोबार्स, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार क्या हुए, आइसोबार आर एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। तो आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग होता है। तो कैल्शियम और आर्गन का आप लोग एग्जांपल याद कर लीजिए। बेसिकली इसमें आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आइसोबार और आइसोटोप में। तो आप कोई सा एक याद कर लीजिए। तो आइसोटोप्स याद कर लीजिए। तो आइसोटोप में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार में सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और एग्जांपल याद कर लीजिए, बस इतना हो जाएगा। अब दोनों के दोनों कैल्शियम एंड आर्गन हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कैल्शियम आर्गन देखिए सेम मास नंबर है, ऊपर देखिए ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है। 2 यूज़ बताने थे हमें आइसोटोप के, हम लोग को पूछा था क्वेश्चन में। तो एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो गॉइटर जो होता है ना, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, गला फूल जाता है, तो आयोडीन का एक आइसोटोप होता है जो गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है इसका, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल, मतलब एक ईंधन कहते हैं ना, फ्यूल की तरह काम आता है। तो हम लोगों का ने इतने क्वेश्चंस देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू।